अपने अधिकारों को, इंडियन लॉ को हमें थोड़ा बहुत तो ज़रूर ही जानना चाहिए। प्रयास के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं राजीव सिन्हा जी, जो झारखंड के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। क्रिमिनल और सिविल दोनों ही केस को देखते हैं। तो जिन लोगों को लॉयर बनना है, आप और हम जैसे लोग भी इसे देख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। स्वागत करते हैं राजीव सिन्हा जी का। प्रयास के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं राजीव सिन्हा जी। ये जो लॉ है, बड़ा ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है हम लोगों के लिए। है लॉ के बारे में, इंडियन लॉ के बारे में, लॉयर्स के पूरी जर्नी कैसी होती है, कैरियर कैसा होता है। सबसे पहले स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार। आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। मुझे बड़ा ही ये सब्जेक्ट ही बड़ा फैसिनेटिंग है, लॉ। तो ऑब्वियसली जैसे हम लोग कई बार सुनते आते हैं कि ये कोई क्रिमिनल लॉयर है, कोई फैमिली लॉयर है, तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ लॉयर क्या कुछ अलग होता है? बेसिकली जो होता है कि जब लॉयर पास आउट होते हैं पहले, तो एज ए लॉयर के रूप में उनको डिग्री मिलता है। ओके, इसके बाद वो लाइसेंस लेते हैं, तब उनका एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत वो इनरोल्ड हो जाते हैं एज एन एडवोकेट। तो लॉयर जो है जस्ट बिफोर द डेजिग्नेशन ऑफ एडवोकेट के फर्स्ट स्टेज का है। हम्म, मैंने लॉयर जब फर्स्ट स्टेज हुआ और जो ऊपर का लेवल हुआ वो एडवोकेट हुआ। आप एडवोकेट के बाद ही आप केस को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जहाँ तक रहा कि क्रिमिनल लॉयर हुए, फैमिली लॉयर हुए, तो ये सब एक क्राइटेरिया है लॉयर का कि वे ऑफ प्रैक्टिस आप किस तरह का केसेस का करते हैं। जैसे बेसिकली होता है कि सिविल लॉयर होते हैं, हम्म, जो लैंड रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं, जैसे रजिस्ट्री हुआ, म्यूटेशन हुआ, लिटिगेशन हुआ, पार्टीशन सूट, टाइटल सूट, इससे संबंधित जो भी केसेस देखते हैं, जिनका एक मेन स्ट्रीम हो गया कि वो इस लैंड रिलेटेड मैंने केस करेंगे, तो वो सिविल लॉयर में ही मैंने वो अपने आप को मैंने प्रैक्टिस सब करना ज़्यादा बेटर समझते हैं। वो सिविल लॉयर हो गए। और क्रिमिनल लॉयर हो गए कि जो आपको आईपीसी के तहत कोई ऑफेंस होता है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट के तहत होता है, या दो चार स्टेट के अगेंस्ट में कोई लॉ एक वायलेशन होता है, पॉलिसी का वायलेशन होता है, कोई ऑफेंस हो जाता है, वो क्रिमिनल साइड में हो जाता है। एक होता है फैमिली, जो फैमिली के बारे में बात आप कर रहे हो, वो फैमिली लॉयर कुछ खास क्राइटेरिया नहीं है। वो क्या होता है कि फैमिली जज होता है, जहाँ आपका मैट्रिमोनियल केसेस चलते हैं ज़्यादातर। जैसे हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हुआ, मेंटेनेंस हुआ, एडॉप्शन का केसेस हुआ, तो उस सब केस को पर्टिकुलर लॉयर तो नहीं होते, वो सिविल लॉयर ही होते हैं। वो क्रिमिनल लॉयर भी हो सकते हैं, इट में भी, क्योंकि डिवोर्स का केस जो है सिविल सीपीसी से, सिविल प्रोसीजर कोड से गवर्न होता है, फैमिली कोर्ट एक्ट से गवर्न होता है। मेंटेनेंस के केस है सीआरपीसी से गवर्न होता है। वो क्रिमिनल साइड का चीज़ हो गया। जहाँ आपका डिवोर्स का मैटर आ रहा है वहाँ सीपीसी आपको चल रहा है, तो सिविल का मतलब लॉ हो गया। फिर जाके एडॉप्शन का जहाँ तक बात हुआ, हिंदू एडॉप्शन है मेंटेनेंस एक्ट 1956, वो भी आपका सिविल का ही एक सब्जेक्ट मैटर हो गया। तो हम्म। फैमिली लॉयर को भी रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो सिविल और क्रिमिनल दोनों लॉयर रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। हाँ, अगर कुछ नंबर ऐसा ऑफ है जैसे डॉक्टर्स का होता है कि उनको एक डिग्री के बाद स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है, हमें भी ऐसा हो कुछ है? सकता है। हाँ, होता है। जब फाइनल जब होता है, जब पास आउट होते हैं, एक होता है इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, एक होता है 3 इयर्स प्लान कोर्स होता है। हम्म, तो 3 इयर्स में आदमी डिसाइड कर सकते हैं कोई भी लॉयर की हमको प्रैक्टिस क्या चीज़ में करना है, क्रिमिनल साइड में करना है या सिविल में करना है। अगर क्रिमिनल में करना है तो क्रिमिनोलॉजी पर फोकस करते हैं ज़्यादा, क्योंकि उनको क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस पर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि वही उनका बेस होगा प्रैक्टिस में। तो उनका जो मेन स्ट्रीम जो केसेस होंगे, जितना वो टेकअप कर पाएंगे, वो क्रिमिनल साइड को ही बेस्ट वो फोकस करके अच्छे से क्लाइंट को मतलब रिलीफ दे पाएंगे। और ऐसा सिविल कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो क्रिमिनल नहीं, लॉयर है नहीं, वो सिविल कोई नहीं कर सकते? बाउंडेशन नहीं।
वो भी सिविल लॉयर भी कंडक्ट कर सकते हैं क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल लॉयर भी कंडक्ट कर सकते हैं सिविल लॉयर। हम्म, लेकिन दोनों का जो क्राइटेरिया है केस कंडक्ट करने का वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। हम्म, क्रिमिनल केसेस का ड्राफ्टिंग उसका कानूनी दाव पेच, सिविल केसेस का ड्राफ्टिंग उसका दाव पेच, वो दोनों अलग हो जाता है। तो चूंकि एक साइड वन साइड पर अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर सिविल साइड कर रहे हैं तो वो सारा स्टडी उनका लाइफ का होल लाइफ चला जाता है सिविल लॉ पर ही। तो वो ज़्यादा हम्म, बेस्ट कंडक्ट करते हैं स्किल के साथ और क्लाइंट को रिलीफ भी दिला सकते हैं। क्रिमिनल साइड के सेम मैंने मटेरियल वैसा ही लागू होता है। अगर डिफरेंट दोनों करते हैं तो उनको थोड़ा सा हार्ड लेबर ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन वो कर सकते हैं। कोई बाइंडिंग नहीं है कि सिविल क्रिमिनल नहीं कर। कि अगर आप डॉक्टर हैं या आप लॉयर हैं तो आपका जो इनकम है वो लाइफ लॉन्ग के लिए है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपकी उम्र ज्यादा हो रही है, वैसे वैसे आपका ग्रोथ ऑफ इनकम भी बढ़ रहा है। आपने कौन सा लाइन चूज किया, कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज किया था? मेरे लिए गुड लक ये हुआ कि मैं क्रिमिनल साइड में भी प्रैक्टिस करता हूँ, सिविल साइड में भी प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने अब 1 ईयर से 3 ईयर्स तक का जो कोर्स किया उसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों को फोकस करके ही पढ़ाई किया। हम्म, और सिविल के लिए भी मैंने इंटर्नशिप किया, क्रिमिनल के लिए भी इंटर्नशिप किया। इसलिए हमारा फोकस दोनों केसेस पर है और दोनों केसेस को मैं कॉन्फिडेंट होकर करता हूँ और क्लाइंट को ट्राई माई लेवल बेस्ट कोशिश करता हूँ कि उनको रिलीफ बेस्ट से बेस्ट दे पाऊँ। तो मैं तो क्रिमिनल सिविल दोनों ही कर रहा हूँ फिलहाल। बहुत बढ़िया। 50% केस से ज़्यादा मेरे पास क्रिमिनल है, 40% हमारे पास सिविल है। कभी कभी जो लॉयर होते हैं उनका जो चार्ज होता है, जो इनकम होता है वो बहुत हाई होता है और किसी किसी का एग्जैक्टली, बहुत लो होता है। एक लॉयर का जो इनकम होता है उसका एक इको सिस्टम होता है। इको सिस्टम डिपेंड्स करता है कि आप किस लोकेशन में प्रैक्टिस करते हैं, फिर जाकर के आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका स्किल क्या है, आपका क्लाइंट का फाइनेंशियल एबिलिटी क्या है, केस का नेचर कैसा है, फिर किस कोर्ट में आप कर रहे हैं, टॉप कोर्ट में कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर रहे हैं, हाई कोर्ट में कर रहे हैं। तो वो सब सारे जो इकोसिस्टम होता है वो डिटरमाइन करता है कि लॉयर का इनकम कैसे होता है। फॉर एग्जांपल बताता हूँ, एक लड़का 2024 में एक नॉर्मल कॉलेज से ज्वाइन करता है लॉ फील्ड में पास आउट होकर। हम्म, एक लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास करता है, ठीक है, लेकिन उनका फर्म कोई रेपुटेशन वाला फर्म मिलता है और सेम लेवल का डिग्री का लड़का, उनका कोई बैकअप नहीं है, वो प्रैक्टिस कर रहा है सेल्फ इंडिपेंडेंट। तो हम्म, उनका जो इनकम होगा और जो वहाँ जो फर्म में जो काम कर रहे हैं उनका इनकम में लॉट ऑफ डिफरेंस होगा। तो चूंकि उनको ऐसा इकोसिस्टम मिला है कि वो उनका इकोसिस्टम उस टाइप का है कि उनको वहाँ अपॉर्चुनिटी है मनी जनरेट ज़्यादा करने का। नंबर दूसरा मैं बताता हूँ कि जैसे लोअर कोर्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीन्स लोअर कोर्ट हुआ। तो हम्म, लोअर कोर्ट में क्या होता है, जनरली लोगों का एक माइंड सेट रहता है कि यहाँ ट्रायल बहुत लंबा चलेगा। हम्म, अब तो लोअर कोर्ट करना सही नहीं होगा क्योंकि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब इनको ट्रायल कोर्ट करना शुरू कर दिए हैं लोअर कोर्ट को, इसलिए क्योंकि ओरिजिनल केसेस वहाँ से ही शुरू होता है। ओके, तो ट्रायल कोर्ट में जो केसेस करते हैं तो क्लाइंट के माइंड में ये सेट रहता है कि ये 10 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 7 साल चलेगा। तो ह्यूज अमाउंट वो देते नहीं है, वो एक डेट पर चार्ज देते हैं, नॉमिनल चार्ज देते हैं। अगर कोई अच्छा बहस हुआ तो 5,000 से 10,000 तक भी दे सकते हैं। अगर डेट नहीं पड़ा तो या साहब नहीं रहे, जज साहब नहीं रहे या कोई काम नहीं हुआ तो नॉमिनल चार्ज दे करके चले जाते हैं। चूँकि इनके पास फिर दूसरा बात ये होता है कि यहाँ अगर हमको रिलीफ नहीं मिलता है तो हमारे ऊपर हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट हम्म, कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट जाएँगे तो वहाँ लोअर कोर्ट से ज़्यादा वो देते हैं क्योंकि 2 कोर्ट वो पास करके आए हैं। लोअर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज का अपीलेट कोर्ट हो गया, एक ओरिजिनल जुडिशल हो गया। तो दोनों कोर्ट से अगर उनको रिलीफ नहीं मिला तो हाई कोर्ट पहुँच गए, तो उनको लगता है कि अब स्टेट का हम सबसे टॉप कोर्ट में है। अगर यहाँ नहीं रिलीफ मिलेगा तो फिर हमको आगे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जाना पड़ेगा, हाई अमाउंट एक्सपेंस करना पड़ेगा। इस कारण से वहाँ जो लॉयर होते हैं वो जो चार्ज माँगते हैं, जो केसेस लोअर कोर्ट में 10,000 में हो सकता है तो वहाँ सीधा 1 लाख में होता है वो केसेस। हम्म, ठीक, अगर हाई कोर्ट में अगर वो केस को में रिलीफ नहीं मिला, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दैट इज़ द फाइनल कोर्ट। तो वहाँ राइट। लॉयर देख लेते हैं कि इनके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं,
क्लाइंट के लिए भी एकदम लास्ट ऑप्शन होता है कि अगर आज यस या नो यही फैसला होगा, तो क्लाइंट जमीन जायदाद जितना भी उसको फाइनेंशियल एबिलिटी है वो सब कुछ एट स्टेक खतरे में डाल करके वो अपना माने लॉयर को फी देते हैं। तो डिफरेंस यहीं पर होता है उनका मनी जनरेट में कि लोकेशन मायने रखता है, कोर्ट का भी पोजीशन मायने रखता है। इस तरह से लॉयर एक्सपीरियंस और एग्जैक्टली एक्सपीरियंस तो मोर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक अच्छे लॉयर के पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो एडवोकेसी नहीं कर पाएंगे ना केस को जिता पाएंगे। तो ऐसा स्थिति में तो क्लाइंट सफर करेंगे, तो कोई भी क्लाइंट ये नहीं चाहेगा कि हम वैसे लॉयर के पास जाए जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस तो मायने करता है, लेकिन नॉलेज भी मायने रखता है, क्योंकि एक्सपीरियंस आप समय के साथ गेन करते हैं काम करते हुए, और काम आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आपके पास नॉलेज रहेगा, क्योंकि कहते हैं नॉलेज इज पावर है, नॉलेज इज पावर। राइट इसलिए नॉलेज एक्सपीरियंस बहुत है इम्पोर्टेंट है। कि जो एक केस स्टार्ट होता है वो तकरीबन बहुत लंबा खींचता है, 10 साल 15 साल। ऐसा क्यों है हमारे मतलब इंडियन लॉ में ऐसा क्यों है कि ये इतना लंबा खींचता है? केस दो कारण से लंबा चलता है। एक होता है कि क्लाइंट एक पक्ष जब आते हैं तो कहीं एक पक्ष केस लेकर के आता है दूसरे पक्ष के अगेंस्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट जो केस करने वाले हैं वो तो एग्रीव्ड हो गए, सेकंड सेकंड जो हमारे अपोनेंट हुए वो एग्रीव्ड नहीं है, वो परपिट्रेटर हैं, उन्होंने उनके अगेंस्ट में कुछ किया है जिसके कारण फर्स्ट पार्टी को कोर्ट में आना पड़ा, ठीक है। तो फर्स्ट फेज के जो जो केस करने वाले जो लॉयर होते हैं वो अपने क्लाइंट के लिए रिलीफ दिलाना चाहते हैं, लेकिन वो प्रोसेस भी बहुत ही लेथार्जी है, इन द सेंस कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्रिमिनल केस का ही एग्जांपल देता हूँ। क्रिमिनल केस छोटे से मैटर है कि साधारण लड़ाई झगड़ा कर लेता है तो सबसे पहले थाना में एफआईआर होता है, ठीक है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, वो अगर उसको पुलिस एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट होता है या अरेस्ट हो जाता है, तो अरेस्ट होने के बाद वो चले जाते हैं जुडिशियल कस्टडी में, ओके। इसके बाद क्या होता है, बेल की क्राइटेरिया शुरू होती है। बेल के जब क्राइटेरिया में क्या होता है, जजेस के पास बेल पिटिशन फाइल होगा, इसके बाद केस डायरी आएगा, जैसा डायरेक्शन हो। इस कारण से एक डायरी को आते आते एक बेल होने में मिनिमम 1 से 1.5 महीना लग जाता है। और अगर अनफॉर्चुनेटली उनका बेल रिजेक्ट हो गया तो आप जाएंगे टॉप कोर्ट में, तो वहाँ टाइम लगेगा। बेल का प्रोसेस में इतना समय लग गया, इसके बाद फिर चार्जशीट आएगा, गवाही के लिए प्रोसेस शुरू होगा। तो कुछ गवाह नहीं मिलते हैं, कुछ गवाह आते नहीं हैं, कुछ गवाह के लिए प्रोसेस किया जाता है, कुछ लॉयर का डिले टैक्टिक्स भी होता है। क्लाइंट अगर बेल में है तो उनको केस में से बचाए रखने के लिए केस को लेथार्जी करते हैं ताकि क्लाइंट सफ़र ज़्यादा नहीं करे। तो ये भी एक कारण है, डिले टैक्टिक्स भी है एक लॉयर का। आज कुछ लॉ का वीकनेस भी है जिसका फायदा जो लिया जाता है। कहते हैं ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या लॉयर भी इस चीज को डिले करते हैं? लॉयर भी डिले करते हैं, अगर उनको लगता है कि अगर हम डिले नहीं करेंगे हमारा क्लाइंट को रिलीफ नहीं मिलेगा, उस कारण से वो कंपल्जन में आकर के उनको डिले करना पड़ जाता है। वो उनका बोनाफाइड मोटिव है फॉर द क्लाइंट, मैंने क्लाइंट के इंटरेस्ट में करते हैं। लेकिन है कि समाज के दृष्टि में लगता है कि केस लंबा चला, लेकिन एक फर्स्ट सेकंड पार्टी तो एग्रीव जो है, जो केस किया है, उनको तो लग रहा है कि मेरा केस लंबा चल रहा है, माने प्रोसेस बहुत लॉन्ग होते जा रहा है। तो इस कारण से केसेस का टाइम टेन्योर बढ़ जाता है। आप एक सिविल क्रिमिनल लॉयर हैं, तो आप जरा इसको बताएंगे कि क्रिमिनल्स की पहुंच कहाँ तक होती है? क्रिमिनल्स की पहुंच डिपेंड्स करता है क्रिमिनल्स का नेचर कैसा